अल्टरनेटिंग करंट सीधा दिख रहा है? यस सर। देखना अल्टरनेटिंग करंट, ये चैप्टर का नाम है और हेडिंग जो है, हेडिंग है अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ईएमएफ अल्टरनेटिंग होता है, उसी से अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है। जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था, जब थीटा चेंज हो जाता उसके उसके चलते क्या होता था, जो फ्लक्स होता था, ठीक है, जब थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने थोड़ा सा पीछे जा करके देखना है, ये सब लिखना नहीं है। हम देखा था कि अगर फाई इज इक्वल टू डी ए कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, तो यहाँ से जो ईएमएफ इंड्यूस होता था वो होता था डी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ, और अगर इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस करंट निकालोगे तो दैट विल बी ए ओमेगा डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी। और इस टर्म को मैक्सिमम करंट बोलते हैं, इतना करंट मैक्सिमम हो सकता है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो करंट है, इस करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। यहाँ से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसका मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। और ये आ कहाँ से रहा है, इस ईएमएफ से आ रहा है, और ईएमएफ खुद अल्टरनेटिंग है। आ रही है बात समझ में? तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, the EMF or current, the EMF or current, the EMF or current, the EMF or current whose magnitude and direction, whose magnitude and direction, the EMF or current whose magnitude and direction changes continuously, whose magnitude and direction changes continuously with respect to time, with respect to time, with respect to time is called alternating EMF, is called alternating EMF, alternating EMF or alternating current, alternating EMF or alternating current, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखना, it can have, it can have, second point है it can have both negative and positive values. It can have both negative and positive values, ठीक है। थर्ड पॉइंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, AEMF और AC। AEMF मतलब अल्टरनेटिंग EMF और AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म देखोगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। इधर टाइम और इधर की तरफ या तो I और E दोनों हो सकता है, करंट भी रख सकते हो और EMF भी रख सकते हो। और ये कौन सा फॉर्म है, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF होगा, उसका डायरेक्शन जरूर चेंज होगा,
मे बी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, फिर नेगेटिव हुआ है, फिर कांस्टेंट हुआ है, फिर पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो टाइम होता है तो क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा। और उस साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ये ऐसे में पढ़ जी, देख सकते हो ट्रायंगुलर फॉर्म। ट्रायंगुलर फॉर्म में देखोगे तो मे बी क्या हो सकता है, कुछ इस तरीके का, इधर टाइम, अगेन वर्टिकल एक्सिस पे करंट या ईएमएफ, कुछ भी हो सकता है। और ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे, दिस इज टाइम पीरियड। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साइनसोइडल फॉर्म। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो है साइनसोइडल फॉर्म, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो वहां से जो करंट आ रहा था वो साइनसोइडल फॉर्म है। थर्ड वन है साइनसोइडल फॉर्म, मतलब इसमें जो भी ग्राफ आएगा वो या तो साइन को फॉलो करेगा या फिर कॉस को फॉलो करेगा, मतलब किसी ट्रिगोनमेट्रिक वैल्यू को फॉलो करेगा, साइन या कॉस में भी। ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का होगा। अगेन इधर करंट और ईएमएफ कुछ भी हो सकता है, इधर टाइम, और एक साइकिल में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। हाफ साइकिल पॉजिटिव, अदर हाफ साइकिल नेगेटिव। और यहाँ मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होगा और डायरेक्शन हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होगा, हाफ साइकिल के लिए नेगेटिव होगा। मतलब डायरेक्शन पेरियोडिक होता है, मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज होता है। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो मे बी कम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है, कि अगर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जो हमने तीन पढ़ा तो नेक्स्ट कम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है। कम्प्लेक्स फॉर्म में कोई तुम प्रॉपर शेप डिसाइड नहीं कर सकते हो। जैसे इस तरीके का अगर डायग्राम आ गया जिसमें वेरिएशन हो रहा है आई और ई, और इधर टाइम, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, लेकिन उसके लिए तुम कोई प्रॉपर इक्वेशन नहीं दे सको जो कि वो बता सके कि रेक्टेंगुलर है या फिर ट्रायंगुलर है या साइनसोइडल है। इरेगुलर वेरिएशन होगा, लेकिन वेरिएशन होगा। इस फॉर्म को हम कम्प्लेक्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक नोट में लिख लो, और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखना इसमें एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एरिया अंडर पॉजिटिव हाफ साइकिल, एरिया अंडर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू एरिया अंडर नेगेटिव हाफ साइकिल। एरिया अंडर पॉजिटिव हाफ साइकिल इज इक्वल टू एरिया अंडर नेगेटिव हाफ साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है। कम्प्लेक्स हो, साइनसोइडल हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कोई भी फॉर्म हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितना एरिया ये ऊपर कवर करेगा पॉजिटिव के लिए, उतना ही एरिया नीचे भी कवर करेगा। मतलब अगर एक साइकिल में हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव है तो उसमें जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका भी होगा। ठीक है,
देखो अभी हमने बात करा टाइम पीरियड का, कि टाइम पीरियड है, हर जो साइकिल है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है कुछ देर बाद। तो अगर टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर तुम्हारे पास कोई भी एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो उसके लिए तुमको फ्रीक्वेंसी गिवन होगा या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन होगा। ये दोनों चीजें पता होगी, क्योंकि जब हम डीसी पढ़ रहे थे तो डीसी में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा था, मे बी मैग्नीट्यूड हल्का हल्का वेरी कर सकता है, डायरेक्शन जो था वो कांस्टेंट था, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती थी, ठीक है। इस केस में क्या होता है, डायरेक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे हाफ में नेगेटिव होता है। तो ऐसे केस के लिए हम क्या करते हैं कि साइकिल अपने आप को कितने देर में रिपीट कर रहा है वो डिफाइन करना होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और उस फ्रीक्वेंसी से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो जब भी इंफॉर्मेशन देगा किसी भी एसी का, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ का, एक चीज पक्का बता करके रखेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। आ रही है बात समझ में, फ्रीक्वेंसी बता करके रखेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या जरूरत पड़ता है, यहाँ पे तुमने पढ़ा होगा कि कुछ कुछ वैल्यूज है जो प्रॉब्लम्स में बहुत कॉमन है। पीक वैल्यू अभी लिखना नहीं है, आरएमएस वैल्यू, और अभी जो चीज बताया वो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये या तो करंट के लिए होगा या फिर ईएमएफ के लिए होगा। मतलब तुमको सवाल में पीक वैल्यू दिया रहेगा करंट का या फिर ईएमएफ का, और साथ ही साथ में भी आरएमएस वैल्यू दिया रहेगा किसका, करंट का और ईएमएफ का, और फ्रीक्वेंसी बता करके रखे। अब देखो पीक वैल्यू का क्या मतलब है, पीक वैल्यू का क्या मतलब है, जो भी हमने ग्राफ प्लॉट करा है, जो भी हमने ग्राफ प्लॉट करा उसमें देखा कि एक ऐसा इंस्टेंट है जिस इंस्टेंट पे जो भी करंट है या ईएमएफ है वो मैक्सिमम हो रहा है। आ रही बात समझ में, तो उस वैल्यू को हम पीक वैल्यू बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब हमने ग्राफ प्लॉट करा साइनसॉइडल फॉर्म में, तो पॉजिटिव साइकिल में ये वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, और नेगेटिव साइकिल में ये वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को हम पीक वैल्यू बोलते हैं, ये पॉजिटिव साइकिल का पीक वैल्यू और ये नेगेटिव साइकिल का पीक। आ रही बात समझ में, पीक वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, ठीक। तो ये दोनों पीक वैल्यू हो गए, तो मिनिमम वैल्यू किसको बोलेंगे, यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा। बड़े कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अगर ये 5 है और ये -5 है तो इसको मैक्सिमम बोलते हैं, इसको मिनिमम बोलते हैं। आ रही बात समझ में, लेकिन जब भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट होगा तो ये मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये मैक्सिमम है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 0। आ रही बात समझ में, जब भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे तो जो पीक वैल्यू होगा पॉजिटिव या नेगेटिव उसको मैक्सिमम लेते हैं, और जो भी वैल्यू 0 होगा वो मिनिमम होगा। क्योंकि ग्राफ जब अगर देख रहे हो तो एक साइकिल में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 2 बार पीक पे पहुंच रहा है। और कोई भी ग्राफ अगर एक साइकिल में लोगे तो 2 बार पीक पे पहुंचेगा, 2 बार 0 पे पहुंचेगा, ठीक है। किसी भी अल्टरनेटिंग ईएमएफ या किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के केस में अगर एक साइकिल में देखोगे तो एक साइकिल में 2 बार मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 2 बार मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे 0 है मैक्सिमम, फिर 0 मैक्सिमम। ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे जब 0 पहुंचेगा ना, यहाँ से दूसरा साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी थोड़े से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहाँ पर भी तो 0 है, लेकिन जो ग्राफ है ना वो जस्ट यहाँ तक था, यहाँ के बाद उसका दूसरा साइकिल शुरू हो गया, यानी जो 0 नेक्स्ट टाइम आएगा वो दूसरे साइकिल का 0 होगा। तो किसी भी साइकिल में, किसी भी अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल में देखोगे तो 2 बार मैक्सिमा आता है और 2 बार मिनिमा आता है। मैक्सिमा पॉजिटिव पीक, नेगेटिव पीक, और मिनिमा का 2 बार 0। तो ये नोट में लिख लो, नोट में लिख लेना, इसी में जो नोट लिख रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हो लिखना। ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल, ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल, ड्यूरिंग अ गिवन साइकिल, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट,
मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ, मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट और ईएमएफ is achieved is achieved two times is achieved two times is achieved two times and 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 maximum value of EMF or current and maximum value of EMF or current maximum value of EMF or current is also achieved two times is also achieved two times ब्रैकेट में लिख देना पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक पॉजिटिव पीक एंड नेगेटिव पीक ठीक है। चलो तो साइनोसॉइडल फॉर्म की बात करते हैं। साइनोसॉइडल फॉर्म की अगर बात करोगे तो इसके लिए जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन क्या होगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? अभी हम प्लस लेकर के समझ रहे हैं, माइनस भी हो सकता है, किसी किसी किताब में पढ़ोगे तो माइनस भी दिया रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो बस रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल फेज कुछ है। जनरल इक्वेशन देखोगे तो क्या होगा, जनरल इक्वेशन बताएगा कि आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 के बराबर। अब यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इक्वेशन है ये बताएगा तुमको इंस्टेंटेनियस करंट। किसी भी इंस्टेंट पे अगर तुमको करंट चाहिए तो ये बताएगा, यही टाइम का फंक्शन है, इसमें टाइम पुट करो बता देगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। यहाँ पे जो आई नॉट है, आई नॉट को बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये करंट के लिए लिखा हुआ है। मे बी ईएमएफ का भी हो सकता है, ईएमएफ का क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ठीक है, तो आई नॉट पीक वैल्यू है। ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया है तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, बोलो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, फ्रीक्वेंसी रिलेशन याद है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो एफ क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे इंडिया में अबाउट 50 हर्ट्ज होता है। हमारे जो करंट दौड़ रहा है घर में, जो वायर में करंट है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। ये इंडिया का, अमेरिका में 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है टोटली कंस्ट्रक्शन ऑफ जनरेटर पे, तो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने अपना जो भी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करा है, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आती है 60। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ऑलमोस्ट सारी डेवलपिंग कंट्रीज में जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज के आसपास होता है। यानी जो भी हमारा करंट दौड़ रहा है घर में वो 1 सेकेंड में कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है, 50 टाइम्स। 1 सेकेंड में जो डायरेक्शन चेंज करेगा वो कितनी बार करेगा, 50 टाइम्स चेंज करेगा। और यह जो फाई है या जो ओमेगा टी प्लस 5 है, इस टर्म को क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ऐसे में बताया था कि जो भी साइन के अंदर जो भी आर्गुमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको फेज बोलते हैं। ओमेगा टी प्लस 5 फेज है। ठीक है, जहां पे 5 क्या है, इनिशियल फेज है।
और ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस फेज। कभी भी फेज दो पार्ट से मिलकर बनता है, इंस्टेंटेनियस फेज से और इनिशियल फेज से। इनिशियल फेज में भी जीरो, में भी उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो कभी कभी इक्वेशन जो एक सवाल है ना, मतलब जो भी एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा उसमें कभी कभी इक्वेशन ऐसे दे देता है कि आई इक्वल्स टू आई नॉट, साइन की जगह कॉस दे देगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब बच्चे परेशान रहते हैं, सर आपने तो बस साइन साइन वाला पढ़ा है, कॉस वाला पढ़ा नहीं है। अरे ये जो कॉस वाला टर्म है इसको साइन में चेंज कर सकते हो ना, मे बी इनिशियल फेज कुछ होगा तो इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब ये जो इक्वेशन आया ये क्यों आया है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास फेज डिफरेंस था, इनिशियल फेज था कितने का, पाई बाई टू का। ठीक है, तो साइनसोइडल कहने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो इक्वेशन होगा वो साइन के फॉर्म में ही होगा, मे बी उसका कुछ इनिशियल फेज होगा जिसके चलते साइन कॉस में लिख सकते हैं, तो ऐसा लिखा हुआ होगा। ये सारे एग्जांपल है, अलग अलग टाइप दे सकता है तुमको इक्वेशन का, कॉम्बिनेशन का भी देता है। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करोगे तो आई जो है वो समथिंग ऐसे दे सकता है, आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ऐसा दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को कंबाइन करके एक इक्वेशन बन कर सकते हैं। ये जो टर्म है, ये जो दो टर्म है, इसको कंबाइन करके एक टर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है कि आपने बस एक ही इक्वेशन पढ़ाया था और सवाल में इस टाइप का कॉस इक्वेशन है या साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये सबको हम चेंज करके ट्रिगोनोमेट्री यूज करके एक सिंगल टर्म कर सकते हैं। कॉस एंड साइन को, कॉस एंड साइन के कॉम्बिनेशन को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, और जैसे ही साइन में कन्वर्ट करोगे मे बी तुमको फेज दिखेगा। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आता है कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो बताओ, अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है, इस टाइप का इक्वेशन दिया हुआ है, तो फेज कितने का है नीचे, आ रही बात समझ में। तो यहाँ से अगर ग्राफ प्लॉट जो करा था हमने साइनसोइडल फॉर्म का, वो किस तरीके का आया था। जनरल ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो जरूरी नहीं है कि जीरो से आए। जनरल ग्राफ कहने का क्या मतलब है, जनरल ग्राफ कहने का मतलब है कि तुम्हारा फाई नॉन जीरो है। फाई क्या है, नॉन जीरो। मतलब इसके लिए जो इक्वेशन है आई, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इनिशियल फेज कुछ है। ग्राफ जब प्लॉट करोगे इसके लिए, या जो ग्राफ दिया होगा क्वेश्चन में, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो के थोड़ा ऊपर से। ठीक है, और ये जो पीक वैल्यू है ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होता है आई नॉट। क्लियर। अगर ये पॉजिटिव आई नॉट है तो इधर क्या होगा, नेगेटिव आई नॉट। और यहां से लेकर के यहाँ तक का जो होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो एक साइकिल जो शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेकर के कंप्लीट का होगा यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि अब यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, साइकिल कहाँ कंप्लीट होगा, इधर। तो इस बार जो टाइम पीरियड होगा टी, वो कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म कहने का मतलब है कुछ भी पाई हो सकता है, मे बी जीरो हो सकता है, नॉन जीरो हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अगर चेंज करोगे तो ग्राफ अप डाउन आगे पीछे शिफ्ट होता है। और अगर फाई जीरो होता तो क्या होता, फाई जीरो होगा तो नॉर्मल साइन का तुमको ग्राफ दिखेगा। अगर फाई जीरो है, स्पेशल केस है। इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई जीरो कहने का मतलब जो इक्वेशन होगा दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके लिए जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ जीरो से स्टार्ट होगा। और ये सिंपल सा ग्राफ है, इसलिए बच्चों को ज्यादातर यही ध्यान में रहता है। ये साइन का प्रॉपर ग्राफ है विदाउट एनी इनिशियल फेज। ये टाइम, ये तुम्हारा मैक्सिमम है आई नॉट, जहाँ ये मैक्सिमम है माइनस आई नॉट। ठीक है, ये पूरा जो गैप है ये टी है, ये जो गैप है ये टी बाई फोर है।
ठीक है। अब इस ग्राफ से एक चीज और देख सकते हो कि मिनिमम से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगता है। मिनिमम से मैक्सिमम जाने में अगर स्टार्ट कर रहे हो मिनिमम से और तुम चाहते हो कि पहले वैल्यू मिनिमम थी अभी मैक्सिमम हो जाए, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा बोलो। मिनिमम से मैक्सिमम जाने में कितना टाइम लगेगा? 1/4 ऑफ द टाइम पीरियड। देखो ये जो मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या थी? 0 थी। यहाँ पे वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। तो 0 से मैक्सिमम जाने में तुमको कितना टाइम लगा? T/4 लगा। फिर मैक्सिमम से 0 आने में कितना टाइम लगेगा? उतना ही टाइम लगेगा, T/4 ही लगेगा। सेम टू सेम कैसे सेम की तरह कि एक एम्पलीट्यूड 0 से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगता था? 1/4 ऑफ टाइम पीरियड। भाई यहाँ पर भी है, यहाँ से चले यहाँ पे गए T/4, फिर वापस आ रहे हैं T/4, फिर नेक्स्ट T/4, फिर नेक्स्ट T/4, सब कंबाइन करके कैपिटल T बनता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बेसिक था, एसी का। अल्टरनेटिंग करंट मेजर कैसे करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को अगर मेजर करना होगा या अल्टरनेटिंग ईएमएफ मेजर करना होगा तो कैसे मेजर करेंगे? नॉर्मल जो वोल्ट मीटर एमीटर है उससे मेजर कर सकते हो। बोलो, नहीं पता? नॉर्मल जो वोल्ट मीटर एमीटर है उससे हम पता कर सकते हैं कि कितने का करंट दौड़ रहा है या कितने का ईएमएफ दौड़ रहा है किसी एसी सर्किट में। लिखना, नेक्स्ट हेडिंग देखो, मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एसी और एईएमएफ। अगर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ मेजर करना है तो कैसे करें? पॉइंट वाइज लिख लो। पहला पॉइंट लिखना, डीसी एमीटर एंड वोल्टमीटर, डीसी एमीटर एंड वोल्टमीटर are not used, DC ammeter and voltmeter are not used to measure AC or AEMF, to measure AC or AEMF. Since, comma देकर के लिखना, since they are based on since they are based on torque since they are based on torque acting since they are based on torque acting on a coil torque acting on a coil placed in magnetic field. थोड़ा सा वर्किंग समझाते हैं, लिखना नहीं है। जो हमने इसके पहले कॉइल जो भी पढ़ा था उसी के बेसिस पे हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाते हैं और उसको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर और वोल्टमीटर में। तो होता क्या है कि इसमें हम दो पोल लगते हैं नॉर्थ साउथ, इस पोल के बीच में एक कॉइल रखते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉइल होगा ना, ये कॉइल कहाँ रखा हुआ है? ये कॉइल रखा हुआ है इस पे मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये पॉइंट पे एक मीट करना चाहिए, गलती से फिगर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना कि हमने पढ़ा हुआ है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल का रखोगे तो क्या होगा? वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अब उस टॉर्क के चलते ये जो कॉइल है ये रोटेट करता है। यहाँ पे एक नीडल लगा होता है, तो इस पे जो जब टॉर्क लगेगा इसमें से करंट फ्लो होगा, इसमें से ये जो कॉइल है इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उस टॉर्क के चलते यहाँ पे जो नीडल रहेगा वो डिफ्लेक्ट होगा और उसी डिफ्लेक्शन को हम रीड करते हैं और बताते हैं कि कितना करंट दौड़ रहा होगा या कितना ईएमएफ है वो पता चल जाएगा।
अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इस डिवाइस को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। इस डिवाइस के साथ क्या होता है कि करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। जैसे ये कॉइल है, इस कॉइल में कभी करंट इधर से दौड़ेगा हाफ साइकिल के लिए, नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट हाफ में जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ, तब जो टॉर्क लगेगा ना, टॉर्क लग के पहले हाफ साइकिल के लिए डिफ्लेक्शन हुआ, फिर से अगेन जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन पीछे की तरफ होगा, मतलब उल्टा डिफ्लेक्शन होगा इधर की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है और वो इतना फास्ट है, कितना 50 हर्ट्ज, जो हम लिखे हुए थे इंडिया के लिए कि 50 हर्ट्ज है। ये जो डिफ्लेक्शन होगा ना, अगर तुम मेजर कर रहे हो तो ये बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे क्या करेगा, ओसिलेट करेगा। तुम मेजरमेंट नहीं ले पाओगे क्योंकि एक सेकंड में कितना बार ओसिलेट कर गया, 50 टाइम्स। 50 टाइम्स ओसिलेट कर गया तो हम इसको मेजर ही नहीं कर सकते हैं। यानी इस डिवाइस को, जो डीसी एमीटर और डीसी वोल्ट मीटर था जिसको हम कॉइल के बेस पे बनाए थे, वो यहाँ पे काम में नहीं आता है, तो यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज क्या करेंगे, लिखना नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो हॉट वायर, नेक्स्ट पॉइंट है हॉट वायर, सेकंड पॉइंट इज hot wire ammeter and voltmeter. Hot wire ammeter and voltmeter are used. Hot wire ammeter and voltmeter are used to measure AC और AEMF. Hot wire ammeter or voltmeter is used to measure AC और AEMF. हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन, थर्ड पॉइंट है its working is based on joule heating. Its working is based on joule heating, और joule heating का फॉर्मूला क्या था, H equals to I square RT, I square RT। ठीक है, इसका जो वर्किंग है वो किस पे बेस्ड होगा, H equals to I square RT अगर करंट मेजर करना है, और अगर वोल्टेज मेजर करना है तो V square by R into T। वहां से सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो इसमें होता क्या है कि करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, करंट का डायरेक्शन राइटवर्ड चीज, जैसे ये वायर है तो करंट इधर फ्लो करे या इस डायरेक्शन में फ्लो करे, हीटिंग दोनों केस में होगा। ऐसा नहीं होता है कि अगर इधर से करंट फ्लो हुआ तो इस केस में हीटिंग हुआ, जब उल्टा करंट आ रहा है तो उस हीटिंग को नेग्लेक्ट करके जीरो कर दिया, नहीं होता है ऐसा। क्योंकि करंट के देखो एक टर्म देख सकते हो, करंट के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। अगर ऐसा मैथमेटिकली भी सोच रहे हो ना कि करंट अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस टाइम हीटिंग हो रहा है, जब उल्टा रिवर्स आएगा तो उस हीटिंग को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि दोनों केस में रेसिस्टेंस लगेगा। जब करंट इधर मूव कर रहा होगा तो रेसिस्टेंस इधर लगेगा, जब करंट इधर मूव कर रहा होगा तो रेसिस्टेंस इधर लगेगा, और उसी रेसिस्टेंस के चलते हीट प्रोड्यूस होता है। तो करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, हीट प्रोड्यूस होगा, तो उसको हम यूज कर लेते हैं। क्योंकि करंट के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। अगर करंट का कुछ वैल्यू होगा तो उस करंट के कोरस्पॉन्डिंग हीट प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, और उस हीट प्रोड्यूस को अगर हम यूज कर ले और उसको यूज करके कैलिब्रेट कर दे, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितना करंट दौड़ रहा है सर्किट में। आ रही बात समझ में। इसके लिए जो मटेरियल्स होते हैं वो यूज करते हैं, हीट होने के चलते एक मटेरियल होता है जो एक्सपैंड करता है, कोई भी मटेरियल एक्सपैंड ही करता है हीट करने के चलते, लेकिन कुछ ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो ज्यादा एक्सपैंड करता है, उस एक्सपेंशन को हम रीड करते हैं, ठीक है। और उस एक्सपेंशन को रीड करके हम उसके अकॉर्डिंग कैलिब्रेट करते हैं। आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 लिखना, 4 लिखो, हॉट वायर, हॉट वायर, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स,
hot wire instrument measure, hot wire instruments measure, hot wire instruments measure RMS वैल्यू। अभी समझाएंगे ये सारी चीजें क्या है। RMS वैल्यू, नॉट पीक वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार भी लगा सकते। जो भी तुम्हारा डिवाइस है हॉट वायर, भले वो वोल्ट मीटर भी हो सकता है, एमीटर भी हो सकता है, वो मेजर क्या करता है, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू समझेंगे अभी कुछ देर में कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। कभी भी पीक वैल्यू मेजर नहीं करेगा, मतलब जो रीडिंग वहां से आ रहा होगा वो आरएमएस वैल्यू होगा, पीक वैल्यू नहीं होगा। पीक वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखना, रीडिंग ऑफ या स्केल ऑफ, इस रीडिंग मत निकला, स्केल लिखना है। स्केल ऑफ hot wire instrument, scale of hot wire instrument, scale of hot wire instrument is not uniform. Scale of hot wire instrument is not uniform, is not uniform or linear. Is not uniform or linear. Linear ज्यादा सही है। देखो जब हम डीसी मेजर कर रहे थे तो डीसी में जो स्केल लगा रहता है यहाँ पे, वो स्केल लीनियर होता है, 1 2 3 4। जो ये मेजरमेंट हो रहा है ना, इनके बीच का जो गैप है वो कांस्टेंट रहता है। 1 और 2 के बीच का गैप सेम होगा, 2 एंड 3 के बीच का गैप सेम होगा, 3 और 4 के बीच का गैप सेम होगा। ये डीसी वाला डिवाइस है। लेकिन जैसे ही हम तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, अब हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि अगर स्केल है, ये जो भी स्केल होगा ये लीनियर नहीं होगा। लीनियर कहने का मतलब है कि अगर 1 ये रीड कर रहा है, 2 ये रीड कर रहा है, तो 3 इधर का ही होगा, 4 और ज्यादा दूर होगा। यानी गैप कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है। गैप कॉन्स्टेंटली बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि एक्चुअली में जो रीडिंग आ रहा है ना, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है? जो रीडिंग आ रहा है वो हीट के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा है, एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आ रही बात समझ में? या फिर वी स्क्वायर। तो जो रीडिंग आता है, ये गैप जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है। क्योंकि अगर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो गैप जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ते रहता है। ग्राफ जो भी स्केल होता है वो लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है या यूनिफॉर्म नहीं होता है। इस रिलेशन के चलते हैं ये पूछा हुआ सवाल है। जो भी ग्राफ होता है वो कैसा, सॉरी जो स्केल होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग याद रखोगे। जो भी स्केल होगा यहाँ पे वो नॉन लीनियर होगा। अब ये बताओ कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे अगर डीसी मेजर करना चाहते हो, डीसी करंट या डीसी ईएमएफ, सॉरी डीसी डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट ईएमएफ, तो मेजर कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर इससे डायरेक्ट करंट मेजर करना है तो इस इंस्ट्रूमेंट के यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर को यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है हॉट वायर को डीसी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं? डीसी मेजर करने के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि ये H इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT पे डिपेंड करता है। अब आई कोई भी हो सकता है, मे बी वेरिंग हो सकता है, मे बी कांस्टेंट हो सकता है, इसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये हीट के कोरस्पॉन्डिंग है, तो जो हीट आता है उसके कोरस्पॉन्डिंग हम रीडिंग लेते हैं। तो नोट नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इसी में, इट कैन ऑल्सो मेजर, इट कैन ऑल्सो मेजर, इट कैन ऑल्सो मेजर, इट कैन ऑल्सो मेजर DC values, it can also measure DC values, it can also measure DC values। चलो नेक्स्ट है डेफिनेशंस। नेक्स्ट हेडिंग है रिलेटेड टू
AC और AEMF कुछ टर्म दिए रहते हैं, उस टर्म का मतलब समझेंगे, कुछ का हम समझ चुके हैं, बाकी जो बचे हुए वो समझेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस करंट, और अगर ईएमएफ दिया हुआ तो ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इंस्टेंटेनियस करंट मैंने अभी जस्ट बताया था कि इंस्टेंटेनियस करंट कहने का मतलब क्या है, जो इक्वेशन हमारा I = I नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन बताता क्या, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव, ये क्या बताएगा, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताएगा करंट का। इसमें टाइम पुट करोगे, जिस इंस्टेंट पे टाइम पुट करोगे वहां का ये वैल्यू बता देगा। एक्चुअली में है क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। सेकेंड वन एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये भी बता चुके हैं। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, बस इतना ही लिख सकते, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, इसको क्या बोलते हैं, इसको एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं I नॉट से, जो यहाँ पे है। अब इसके आगे वाले जो रिजल्ट है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान। थर्ड लिखोगे, थर्ड वन एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज करंट या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, और करंट कौन सा है यहाँ पे, अल्टरनेटिंग करंट। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, सिंबॉलिकली अगर रिप्रेजेंट करोगे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट। चलो अब पहले समझते हैं कि एवरेज का जरूरत क्यों पड़ता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें एवरेज क्यों बताना पड़ता है। देखो एवरेज का जरूरत तभी पड़ेगा जब वो फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगा। मतलब जैसे तुम्हारा जो मार्कशीट आता है, मार्कशीट में देखोगे कि प्रॉपर सब्जेक्ट के रिलेटिव कोरस्पॉन्डिंग जो मार्क्स है वो भी दिया रहता है, लास्ट में एक एवरेज भी दिया रहता है। आ रही बात समझ में, एवरेज क्यों देते हैं, जैसे कोई भी क्वांटिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है या चेंज ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर 5 क्वांटिटी है, 5 को अलग अलग वैल्यू दे रही है, तो अगर किसी को कुछ बताना होगा, ठीक है ना, तो क्या बताओगे, 5 को अलग अलग बताओगे, या फिर उससे आसान तरीका क्या होता है, 5 का एवरेज बता दो, ठीक है। तो जैसे अगर सवाल आ रहा है, तो सवाल में अगर ऐसे बताए कि 5 सेकंड पे करंट इतना है, 10 सेकंड पे करंट इतना है, 20 सेकंड पे करंट इतना है, तो थोड़ा हेक्टिक होगा एक्सप्लेन करना। आ रही बात समझ में। तो एवरेज का जरूरत कब पड़ता है, एवरेज का जरूरत कब पड़ता है, जब तुम्हें कोई वेरिएबल क्वांटिटी को कैरेक्टराइज करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी को डिनोट करना होगा, तब हमें जरूरत पड़ता है एवरेज का। आ रही बात समझ में। और यहाँ पे जो एवरेज करंट है, अगर वो कैलकुलेट करोगे, एवरेज करंट कैलकुलेट करोगे, एवरेज निकालना सबको आता है। अगर मैथ वाला एवरेज होता तो सिंपली ऐड करके हम क्या करते हैं, टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे फिजिक्स में जो हम एवरेज पढ़ते हैं वो दो तरीके का होता है, या तो टाइम एवरेज या तो स्पेस एवरेज। जब टाइम एवरेज होता है तो टाइम के टर्म में इंटीग्रेट करके टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं, या फिर अगर स्पेस के टर्म में होता है तो स्पेस के टर्म में इंटीग्रेट करके जो डिस्टेंस है या जो गैप है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाता। अब यहाँ पे जो एवरेज है उसका मैं डेफिनेशन जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ कि एवरेज निकालने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो टाइम का है, तो क्या लिखोगे, 0 to कैपिटल T I dt डिवाइडेड बाई T। ये ऐड कर दिया, ऐड कब से कब तक किया, एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिए। लेकिन अब ध्यान से देखोगे तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 है। जब हमने एवरेज वैल्यू निकाला, पहले चीज हमने क्या देखा कि यहाँ पे करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो अगर करंट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है
तो हम इसको बताएंगे कैसे? हम इसको बताने की कोशिश करें एवरेज से, कि मान लो कि एक साइकिल में इतने का एवरेज करंट आ रहा है, वो हम बता देते हैं। लेकिन जब हमने एवरेज निकाला ना, तो एवरेज कितना आ गया? 0 आ गया। इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे 0 से लेकर के t तक, सिंप्लीफाई करोगे आई का इक्वेशन पुट करके, तो ये 0 आएगा। और ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो इक्वेशन है ये एक्चुअली है क्या? इसका मतलब होता है ग्राफ अंडर, ये एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर इसका एरिया और इसका एरिया निकाल करके ऐड करोगे तो वो 0 आएगा। ठीक है ना? ये जो ऊपर वाला टर्म है इसका फिजिकल मीनिंग, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया निकाल के ऐड करोगे 0 आएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी में लिखाए थे कि AC का जितना एरिया ऊपर होता है उतना एरिया नीचे होता है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका मतलब जैसे ही हमने एवरेज करंट निकाला, एवरेज वैल्यू निकाला, वो कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो अब एवरेज तो यहाँ बता नहीं पाओगे, तो इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज का जरूरत पड़ा। ठीक है, पहले इतना लिख लो, ये जो टर्म है वो लिख लो, दैट इज एवरेज वैल्यू और AC इज 0। कभी भी अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग का एवरेज वैल्यू देखोगे वो 0 होता है। जो जो करंट के साथ हो रहा है वही वही सेम EMF के साथ भी होगा। देख लिया? नोट में एक टर्म लिख लो, ये फुल साइकिल के लिए था। कभी कभी सवाल में हाफ साइकिल के लिए भी देता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू जी उसी में नोट में नीचे करके लिख लोगे, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। अभी जो हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू है ना, ये 0 नहीं होगा। एवरेज वैल्यू जो हम हाफ साइकिल के लिए निकालेंगे वो 0 नहीं होगा, क्योंकि हाफ साइकिल कहने का मतलब है कि हम जो एरिया निकालेंगे इसी के बीच का निकालेंगे। अगर ये एरिया कैलकुलेट करो या नेक्स्ट हाफ साइकिल ये निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का एरिया या फिर हमें यहाँ से यहाँ का एरिया चाहिए। तो इसका देखोगे तो ये A पॉजिटिव आएगा, यहाँ देखोगे तो A नेगेटिव आएगा। मतलब नेग्लेक्ट कुछ नहीं होगा, कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी। आ रही बात समझ में? तो जो वैल्यू होगा वो वैल्यू याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि हाफ साइकिल में कितना हुआ। यहाँ पे आई हाफ लिखेंगे ऐसे, वो होता है 2/पाई आई नॉट। 2/पाई आई नॉट, या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.636 आई नॉट। इसको फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं। 2/पाई जो टर्म है उसको हम फॉर्म फैक्टर भी बोलते हैं। और ये ध्यान रखो कि किसके लिए है? दिस इज फॉर साइनोसॉइडल इक्वेशन। जो भी ग्राफ हमने बताया वो साइनोसॉइडल के लिए बताया, क्योंकि हम हमारे सिलेबस में ही साइनोसॉइडल AC है, ट्राइंगुलर या फिर रेक्टेंगुलर टर्म ऑफ AC नहीं। तो जब एवरेज हमने कैलकुलेट करा 0 आ गया, तो अब एवरेज की बात कर नहीं सकते हैं। कि अगर कोई पूछे बताओ कितना सर्किट में एवरेज करंट दौड़ रहा है, तो तुम नहीं बता सकते हो, क्योंकि एवरेज करंट कितना है सर्किट में? एवरेज करंट 0 है। तो जब एवरेज करंट फेल हो गया ना, तो हमें एक नया टर्म डिसाइड करना पड़ा, या एक नया टर्म लाना पड़ा, और उस टर्म को बोलते हैं RMS। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो तुम्हारा वो है RMS वैल्यू। RMS वैल्यू ऑफ AC। AC के लिए भी हो सकता है और एक EMF के लिए भी हो सकता है। अल्टरनेटिंग EMF या फिर अल्टरनेटिंग करंट, दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो इसमें होता क्या है कि जो RMS वैल्यू है, ठीक? देखो जो भी डेटा था हमारे पास, जो भी इक्वेशन था, वो इस ग्राफ को फॉलो कर रहा था। और एवरेज 0 क्यों आ रहा था? एवरेज 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि ये नीचे ग्राफ था, इसको हाफ साइकिल के लिए ग्राफ नीचे था। अगर इसको कोशिश करें कि ये किसी तरीके से ऊपर चला जाए, ठीक है ना, अगर इसको कोशिश करें कि ये किसी तरीके से ऊपर चला जाए और ऊपर ले जाकर के फिर ऐड कर दे, और जो काम कर रहे हैं इसको ऊपर ले जाने के लिए उसको फिर से नेग्लेक्ट करवा दी या रिवर्स कर दे, तो हमारा काम बन जाएगा। आप समझना करे क्या, ये जो ग्राफ है ना, इसको स्क्वायर करें,
तो स्क्वायर करेगा जो भी इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब आई का जो इक्वेशन था आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसके चलते ग्राफ ये आएगा। हमने क्या करा कि ये स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद जो ग्राफ आया वो कुछ इस तरीके का आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जो नीचे नेगेटिव वाला टर्म था ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इंटीग्रेट करके एवरेज लोगे तो ये कभी जीरो नहीं होगा। आ रही बात समझ में? ये पॉजिटिव था, इसको भी हमने पॉजिटिव कर दिया और अब इसको ऐड करेंगे, इसका एरिया जो है ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अब हम जब ऐड करेंगे वही एरिया दे देगा और एरिया को फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। टोटल टाइम मतलब एक टाइम पीरियड। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा। आ रही बात समझ में? वो पॉजिटिव नहीं, सॉरी जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ में? तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कैसे अचीव करा हमने, स्क्वायर करके। तो फिर उसको कैंसिल आउट करने के लिए हम रूट ले लेते हैं। देखो इसका नाम ही क्या है, रूट मीन स्क्वायर। पहले हमने क्या करा, स्क्वायर करा, फिर उसका एवरेज लिया, स्क्वायर करने के बाद एवरेज लिया, फिर उसके बाद क्या करा, इस स्क्वायर को नलीफाई करने के लिए रूट लिया। आ रही बात समझ में? तो जब भी किसी क्वांटिटी का, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का या इंस्टेंटेनियस जो क्वांटिटी है उसका एवरेज अगर टाइम के साथ कैलकुलेट कर रहे हो या स्पेस के साथ होता तो स्पेस के साथ कैलकुलेट करते, अगर वो जीरो आ रहा होता है तो उसके लिए हम एक नया टर्म लेके आए और उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। और सेम चीज हमने वेलोसिटी के लिए कैलकुलेट करा था जब हम पढ़ रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि वहां भी जब हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करा था तो जीरो आया था। हर पार्टिकल का अलग अलग अपना अपना वेलोसिटी था। जब हमने कोशिश करा कि हम एवरेज वेलोसिटी पार्टिकल्स का निकाले तो जीरो आया था। तो जब एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गया तो फिर इसको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हो तुम। तो उसके लिए भी हमने आरएमएस वेलोसिटी निकाला था। सेम केस यहाँ भी है, एवरेज निकाला, जीरो आ गया, फिर किसके पास गए, आरएमएस के पास गए। आरएमएस का सिंपल सा मेथड होता है कि हम स्क्वायर करते हैं वैल्यू को, फिर उसका मीन लेते हैं और स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए रूट ले लेते हैं। तो आरएमएस एक्चुअली है क्या, आरएमएस का फुल फॉर्म सबको ही पता होगा, ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर। और अगर इसको लिखोगे आई आर एम एस, मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज आई स्क्वायर डी टी, जीरो टू टी। अब ये पूरा टर्म करने के बाद हम इसका फिर क्या करते हैं, रूट लेते हैं। ये स्क्वायर करा, फिर एवरेज लिया, फिर रूट लिया। और अब ये जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि आई को स्क्वायर कर दिया। और उसके बाद जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आई आर एम एस का जो वैल्यू आता है कितना आता है, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो भी इक्वेशन था उसको पुट करके, जो भी हमारी इक्वेशन था स्क्वायर वाला टर्म, उसको पुट करके अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, या फिर आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट। और यही वैल्यू इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट जो हमने हॉट वायर के बारे में पढ़ा, वो कभी भी पीक वैल्यू मेजर नहीं करेगा या इंस्टेंटेनियस वैल्यू मेजर नहीं करेगा। वो कौन सा वैल्यू मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। यानी अगर कोई भी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग दिया हुआ है और वहां से पीक निकालना है तो उसमें तुमको रूट टू से मल्टीप्लाई करना होगा। हो गया? अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस जो इसका है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो थोड़ा समझते हैं। बस समझ लो, कहीं पूछेगा नहीं, थोड़ा सा बढ़िया चीज है ये। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि मान लो तुम्हारे पास एक डीसी है, मतलब डायरेक्ट करंट है, और एक वायर में तुम्हारे पास एसी है। एसी है तो उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है क्योंकि डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। ठीक, तो होगा क्या कि मान लो इसमें से कुछ करंट दौड़ रहा आई,
इसमें से करंट दौड़ रहा है आई, और ये कांस्टेंट है, ठीक है। और जब इधर से करंट दौड़ेगा, इसका रेसिस्टेंस आ रहा है, इसका भी रेसिस्टेंस आ रहा है, तो करंट दौड़ेगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको कैसे लिखते हैं, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ जो हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो एसी है। एसी कहने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अरे ये बात समझ में। तो यहाँ पे जो करंट निकालोगे, हीट निकालोगे, सबसे पहली चीज उसको तो इंटीग्रेट करने के बाद निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेट करके निकालोगे क्योंकि आई कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है, तो ये पूरा टर्म हमें इक्वेशन यहाँ पे यूज क्या करना पड़ेगा, H इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर डी टी, ऐसा कुछ यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे। देखो होता क्या है कि ये, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं, समझना क्या करते हैं। ये जो एसी है ना, इसको कन्वर्ट कर कितने में, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में। समझना, ये एसी वायर था, इसको हम कन्वर्ट करें डीसी में, तो डीसी में एक डायरेक्शन डिफाइन हो जाएगा। डायरेक्शन डिफाइन होगा, इसका रेजिस्टेंस आर है। अब समझना इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करना है इस इक्विवेलेंट वायर से, ये था क्या, एसी था, एसी को कन्वर्ट किसमें कर रहा है, डीसी में। अगर इतना ही हीट तुम प्रोड्यूस करना चाहते हो तो तुमको इसमें से जो करंट फ्लो करवाना है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 0.707 आई। आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूँ कि अगर इसमें डीसी करंट आई फ्लो हो रहा होता और एक दूसरा वायर है एसी, जिसमें से दूसरा वायर है जिसमें एसी करंट फ्लो हो रहा है, तुम चाहते क्या हो, इतना ही हीट प्रोड्यूस हो, इतना हीट प्रोड्यूस हो, तो इस वायर का एक इक्विवेलेंट हम वायर बना सकते हैं। और उस वायर से अगर इतना करंट फ्लो करवा दोगे, इतना करंट फ्लो करवा दोगे, तो दिस विल प्रोड्यूस दिस मच अमाउंट ऑफ हीट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आई आर एम एस। ठीक है, तो आई आर एम एस ये नोट में लिख सकते हो। फिजिकल नीचे लिख लो, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, नोट में लिख लेना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट लिखना। उसके नीचे इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट मतलब ब्रैकेट में ले सकते हो, हीटिंग और पावर। इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, हीटिंग और पावर, हीटिंग और पावर, सेम इफेक्ट, हीटिंग और पावर, ब्रैकेट बंद कर लो, इन अ रेसिस्टेंस, इन ए रेसिस्टेंस, क्या बोल रहे हो कीजिएगा सर। तेज बोलो, मैं थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा बात, बस धड़कड़ाहट आ रही है। सर रिपीट कीजिएगा। रिपीट कहीं बोल रहे हो, लिखो, नोट में लिखना था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ देखना, इट प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट, सेम इफेक्ट, इफेक्ट का क्या हीटिंग हो सकता है या फिर पावर हो सकता है। हीट और पावर दोनों सेम चीज है, टाइम से डिवाइड कर दोगे पावर हो जाएगा। इन रेसिस्टेंस, इन रेसिस्टेंस as that of, as that of, as that of, as that of heat or power, as that of heat or power, heat or power produced by, produced by a DC current, produced by a DC current, produced by DC current, produced by a DC current. Therefore, therefore, it is also called, therefore it is also called effective value of, therefore it is also called effective value of
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, मतलब RMS को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। अगर सवाल में RMS नहीं दिया हुआ है, इफेक्टिव वैल्यू ऐसे लिख दिया कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ दिस मच, उसको क्या मानोगे? RMS वैल्यू मानोगे। RMS वैल्यू मान करके तब सॉल्व करोगे। एक और टर्म होता है, टर्म ऐसा है नहीं, कभी कभी सवाल में दे देता है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे देता है पीक टू पीक, पीक टू पीक वैल्यू ऑफ करंट। अब ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो IPP से, ठीक है। पीक टू पीक करने का क्या मतलब हुआ? पीक टू पीक कहने का मतलब हुआ कि सवाल में कभी कभी ये वाला गैप दे देता है, पीक वैल्यू की जगह ये गैप दे देगा। बच्चे ना यहाँ पे गलती कर देते हैं, गलती क्या कर देते हैं, उसको आई नोट मान के ही सॉल्व कर देते हैं। अगर सवाल में ऐसा दिया कि पीक टू पीक वैल्यू ऑफ ए AC करंट इज दिस मच, इसका मतलब वो IPP दिया हुआ है, और IPP जो होता है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक है ना। छोटा सा चीज है लेकिन फिर भी गलती होता है बच्चों से, क्योंकि वो सीधे IPP रख के सॉल्व कर देते हैं। अगर IRMS निकालने को पूछता है ना, सीधे इसको √2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत चीज है। IPP का मतलब क्या है? पीक टू पीक का मतलब है ये जो पीक है पॉजिटिव का और ये जो पीक है नेगेटिव का, इसके बीच का गैप दिया हुआ है। और पीक कितना होता है? पीक या तो बस ये होता या तो ये होता, मतलब जो गिवन डेटा होगा उसमें 2 से डिवाइड करोगे तब जाकर के तुमको आई नॉट आएगा। गलती नहीं करना यहाँ पे, ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे इसको गलती करते हैं। और IPP अगर दिया हुआ है तो यहाँ से IRMS निकाल सकते हो, और IRMS का ज्यादा जरूरत होता है। और जो जो मैंने करंट के लिए बताया सेम टू सेम चीज वोल्टेज के लिए भी होगा, तो अलग से वोल्टेज के लिए पढ़ाने का जरूरत नहीं, अलग से इसको ऐसा नहीं है कि वोल्टेज के लिए भी पढ़ लो, करंट के लिए जो पढ़ रहे हो एग्जैक्ट सेम चीज फॉलो होता है वोल्टेज के लिए। नोट में लिखना, नोट में लिखो फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। अभी थोड़ा सा एक नाम लिए थे फॉर्म फैक्टर, अब फॉर्म फैक्टर होता क्या है वो समझ लो। लिखना डेफिनेशन, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ, it is ratio of RMS value, it is ratio of RMS value of AC, it is ratio of RMS value of AC RMS value of AC to its average value, to its average value, to its average value during half cycle, to its average value during its half cycle, ठीक है। तो its average value during half cycle। नेक्स्ट लिखना, it indicates, it indicates, अब इसका सिग्निफिकेंट क्या है वो लिख रहे हैं, it indicates shape of, it indicates shape of, shape of, shape of graph, shape of graph of AC or AEMF, shape of graph of AC or AEMF, AC और AEMF। एक्चुअली में है क्या, F जो है वो है IRMS डिवाइडेड बाई I एवरेज, बट किसके लिए? बस हाफ के लिए। फुल के लिए क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि फुल का एवरेज 0 होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन है इसका। और हमारे सिलेबस में कौन सा फॉर्म है? हमारे सिलेबस में जो फॉर्म है, एक मिनट,
ठीक है बोर्ड। देखो हमारे एवरेज में क्या, हमारे सिलेबस में क्या था, साइनसोइडल फॉर्म में। तो साइनसोइडल के लिए हमने IRMS निकाल लिया, और साइनसोइडल के लिए हमने इसके लिए अभी जो हाफ लाइफ के लिए जो टर्म था वो भी कैलकुलेट करा है। तो फॉर साइनसोइडल अगर देखोगे, साइनसोइडल के लिए एफ की जो वैल्यू होगी कितना होगा, IRMS कितना होता है, I0/√2। ठीक है, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करा था, ये अगर याद होगा तो ये होता है 2 बाई या 2I0/5। अभी जस्ट बताए थे, एफ जो होगा वो कितना होगा, IRMS डिवाइडेड बाई एवरेज फॉर हाफ। तो एवरेज फॉर हाफ देखोगे तो I0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास पाई ऊपर चला गया, पाई/2√2। यानी एफ अगर पाई/2√2 दिया हुआ है, यानी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट करना है साइनोसॉइडल AC। ठीक है, मॉड्यूल में देखोगे तो उसमें टेबल बना करके साइनोसॉइडल के लिए दिया हुआ है, या फिर स्क्वायर के लिए दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर के लिए, ट्रायंगल के लिए दिया हुआ है, नहीं रखना है, सबका नहीं पूछता। मे भी साइनोसॉइडल का कभी पूछ देगा, तो याद रख सकते हो पाई/2√2। चलो देखते हैं, अगर सवाल होगा यहाँ तक तो कोई करेंगे। नहीं, सवाल तो भी है नहीं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय, नेक्स्ट हेडिंग है रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू अल्टरनेटिंग करंट। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय डिफरेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू अल्टरनेटिंग करंट। अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो अलग अलग डिवाइस के लिए रेसिस्टेंस कितना होगा। तो जो भी डिवाइस हम पढ़ते हैं, हमारे पास जनरली जो AC है या DC के लिए भी पढ़े थे हम, हमारे सिलेबस में 3 ही डिवाइस है। कौन कौन सा, कैपेसिटर, इंडक्टर और रेसिस्टर, ये 3 डिवाइस है। इन 3 डिवाइसेस का जब हम DC में पढ़ रहे थे, अब ध्यान से देखो, DC का पहले थोड़ा सा कंपेयर कर ले रहे हैं। DC में जब पढ़े थे तो रेसिस्टर के लिए अगर देखो, रेसिस्टर के लिए क्या होता था, रेसिस्टेंस R होता था। ठीक है, और अगर कैपेसिटर का देखोगे, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाता था तो कैसा बिहेव करता था, ओपन सर्किट की तरह। कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट, मतलब उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, 0 हो जाता है। और अगर इंडक्टर के लिए देखा था, तो इंडक्टर जब फुल्ली चार्ज हो जाता है या पूरा एनर्जी स्टोर कर लेता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है, तो एक वायर की तरह बिहेव करता है, और वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो ये DC केस में था, रेसिस्टर R, कैपेसिटर इनफाइनाइट और इंडक्टर 0। ठीक है, लेकिन हमें अभी किसके लिए पढ़ना है, AC के लिए पढ़ना है। DC के लिए ये सारी चीजें हम देख के अभी तक आ चुके हैं। AC के लिए रेसिस्टर के लिए कोई चेंज नहीं होता। रेसिस्टर अगर R रेसिस्टेंस DC को दे रहा है तो R रेसिस्टेंस AC को भी देगा, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए थोड़ा सा चेंज होता है। वो सारी चीजें यहाँ पर देखेंगे। तो पहला जो डिवाइस है रेसिस्टर है, वो पढ़ लेंगे थोड़ा सा। पहला डिवाइस क्या है, रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है रेसिस्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। ठीक है,
दूसरा डिवाइस हमारे पास है, दूसरा डिवाइस है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के चलते जो रेसिस्टेंस आता है, ठीक है ना, उस रेसिस्टेंस का एक स्पेशल नाम दिया गया, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, किसी को पता है? उसको बोलते हैं कैपेसिटिव, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको रेसिस्टेंस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स सी से। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक्स सी से करते हैं। और एक्स सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। यूनिट अगेन जो भी इसका होगा, यूनिट कितना होगा? यूनिट इसका ओम ही होता है। रिएक्टेंस का जो यूनिट होगा, रिएक्टेंस का ध्यान रखना, रिएक्टेंस का जो यूनिट है यानी इस पूरे टर्म का, ये 1/ओमेगा सी का जो यूनिट है ये है तुम्हारा ओम। रिएक्टेंस का रेजिस्टेंस का यूनिट सेम होता है, यूनिट डिफरेंट नहीं होता। अब समझना कि कैपेसिटेंस के केस में जब डीसी होगा तो इनफाइनाइट क्यों हो जाता है? जैसे ही डीसी होगा, यहाँ से समझ सकते हो, अगर डीसी होता तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 0। डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होता, डायरेक्शन कांस्टेंट रहता है, तो ओमेगा 0। और जैसे ही ओमेगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा? 1/0, जहाँ से इंफिनिटी आता है, जो कि हम डीसी में देख चुके हैं कि डीसी में कोई भी रिएक्टेंस की बात नहीं होती है, क्योंकि वहां पे इनफाइनाइट होता है। जो भी रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है डीसी सर्किट को कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है? कैपेसिटर के चलते इंफिनिटी, ओमेगा 0। नेक्स्ट जो डिवाइस है, थर्ड डिवाइस इज इंडक्टेंस या इंडक्टर। इंडक्टर इंडक्टर के चलते जो रेसिस्टेंस आता है उसको भी हम रिएक्टेंस बोलते हैं, और इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, और एक्सएल का जो वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। यूनिट सेम रहेगा, यूनिट ओम ही रहेगा। इंडक्टेंस हो या फिर सॉरी रिएक्टेंस हो या रेसिस्टेंस हो, सबका यूनिट ओम ही होगा। हो गया? ये सॉरी ये थर्ड था, इसको थर्ड चेंज कर लो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। नेक्स्ट जो तुम्हारा हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड होता क्या है वो समझेंगे। लिखना, it is defined as it is defined as it is defined as net resistance. It is defined as net resistance in a circuit in a circuit in a circuit due to all due to all components due to all components due to all components due to all components
और अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट, और अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अब समझते हैं क्या होता है। इसका भी जो यूनिट होता है, इसके नीचे अगेन जो भी चीज लिखे हो उसके नीचे यूनिट जो होगा वो ओम ही होगा। इंपीडेंस का भी यूनिट ओम होता है। अब जेड क्या होगा, कोई भी सर्किट है। सर्किट कहने का मतलब मे भी उसमें लिखना नहीं है, बस समझ लो। रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो करंट दौड़ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। ये सिंबल है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ये। तो देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस रेसिस्टेंस और इस कैपेसिटर के चलते जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, इस रेसिस्टेंस और इस कैपेसिटर के चलते जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा उसको इम्पीडेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। मतलब इस सबको रिप्लेस करके एक ऐसा डिवाइस लगा सकते हो और उस डिवाइस को सिंपली जेड से रिप्लेस कर। एक तरीके से ये क्या है, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ते थे, जिससे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते थे, तो एग्जैक्टली उसी तरीके का है जिसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, इम्पीडेंस से कर रहे हैं। और यहाँ पे इम्पीडेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, अभी दो टर्म हमने पढ़ा, रिएक्टेंस और रेसिस्टेंस, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से नेट रेसिस्टेंस जो आता है उसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं, उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सर्किट कुछ भी हो सकता है, मे बी कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, और एसी इनपुट लगा हुआ है यहाँ सी और एल, तो इसके चलते इन दोनों को एक सिंपल डिवाइस से रिप्लेस करना है। तो सिंपल डिवाइस का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सारी बात समझ में, अभी समझेंगे कि मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है वो क्या क्या होता है। लेकिन अगर डायग्राम से शो करना चाहो तो इसको ऐसे शो कर सकते हो कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक सर्किट है जिसमें क्या लगा हुआ है, एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसका R, इसके लिए C और इसके लिए L का जो सोर्स है वो AC सोर्स है। ये सिंबल है किसका, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग ईएमएफ। जब इसको रिप्लेस करोगे, इन तीनों डिवाइस की जगह हम एक डिवाइस रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उस डिवाइस का कितना रेसिस्टेंस होना चाहिए और उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। यानी इस पूरे डिवाइस को किससे रिप्लेस कर सकते हो, तीनों की जगह एक डिवाइस यूज करेंगे जिसका इम्पीडेंस जेड होगा। तो एक तरीके से यह है क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के आइडेंटिकल है। ठीक है, इट इज सिमिलर टू इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो कि हमने पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा हुआ। क्लियर है, वैल्यू कितना होता है वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना है। चलो, थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। Thank you, sir.